नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार आज शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष के नेताओं का हंगामा देखने को मिला। अभिभाषण के बीच विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की। सदन में राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। कांग्रेस के नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। तो अभिभाषण के बीच विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी की। राज्यपाल के अभिभाषण से वॉकआउट कांग्रेस ने किया है। राज्यपाल को वापस जाने के तख्तियां दिखाई गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये बैनर पोस्टर्स दिखाए गए कि राज्यपाल वापस जाओ। एक संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस आज विपक्ष ने पहुंचाई। किसानों के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ये हंगामा किया गया। अभिभाषण के बीच विपक्ष ने नारेबाजी की, कांग्रेस ने वॉकआउट किया। उसी दौरान की तस्वीर। तो विधानसभा के हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर दिलीप सिंह ने। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी जी। राम गोविंद चौधरी जी, आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है राजनीति में। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र का पहला दिन था। अब राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही आप लोगों ने सदन का वॉकआउट किया। क्या कारण रहे, क्या मुद्दे रहे कि वॉकआउट करने का क्या कारण था? पहला कारण तो ये था, पहला कारण ये था कि देश भर का किसान अपनी मांगों को लेकर के 3 महीने से लगभग इस कड़ाकी ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान भी बैठा हुआ है। 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, जिसमें रामपुर अकेले जनपद, उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के 2 किसान शहीद हुए। और महामहिम में अपने अभिभाषण में उनको शुरू में ही शहीद हुए आंदोलन में शहीद हुए किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, ये लिखना चाहिए था। उन्होंने इस बात को नहीं लिखा। न महंगाई हम कम कर दिए हैं इसको लिखा, न डीजल पेट्रोल का दाम कम कर दिए ये लिखा, न रसोई गैस का दाम कर दिए ये लिखा, न हम रोजगार देने के लिए ये व्यवस्था की है ये अभिभाषण लिखा। तो हम लोगों ने कहा कि आपका अभिभाषण पढ़ना सुनना हम बेकार है, हम लोग आपका अभिभाषण का बाइकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ये अभिभाषण क्या पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रायोजित था या आप लोग भी इसके पहले जब कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो उस बैठक के दौरान भी सरकार से आप लोगों ने इस पर चर्चा की कि जो कल अभिभाषण होगा या जो हमारे मुद्दे होंगे जो हम विरोध करेंगे इस पर? जरूर, हम लोगों ने कहा कि जो बातें हमारे जनता के हित में नहीं की उसका विरोध हम करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हुआ, हमने उनके बहिष्कार कर दिया उनका अभिभाषण। तो वहीं बजट सत्र को लेकर बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा से खास बातचीत हुई हमारे संवाददाता पुनीत मोहन की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार अपना अंतिम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ऐसे में विपक्ष आज पहले दिन वॉकआउट किया है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा जी मौजूद हैं। लालजी, जिस तरीके से आप लोगों ने वॉकआउट किया अभिभाषण के ही दौरान, क्या सीधे तौर पर एक आरोप लग रहा है कि विपक्ष सदन चलने ही नहीं देना चाहता हर बार की तरीके? नहीं, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से सदन चलाने के पक्ष में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काले कारनामों का उजागर न होना पाए, इसलिए स्वयं सदन को चलाने का काम नहीं कर रही है। और उसके लिए जैसा ये बजट सत्र है, बजट सत्र में जो विभागवार अनुदान मांग है उसके लिए कम से कम 21 दिन का समय होना चाहिए। साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के लिए 4 दिन मिनिमम समय होना चाहिए और सामान्य बजट की चर्चा पर 5 दिन का समय होना चाहिए। तो 5, 4, 9 और 21 इस तरह से 30 दिन तो मिनिमम इस बजट सत्र का होना चाहिए था। इन्होंने पहले से ही केवल 13 दिन का बजट का सत्र का दिन निर्धारित किया है। 13 दिन भी ये चलाने के लिए तत्पर नहीं है। और चूंकि आज वॉकआउट हम लोगों ने संसदीय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, ये सरकार अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है। किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका दाम, उनके उत्पादन का दाम नहीं दिया जा रहा है। उनको लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, ये देने का काम नहीं किया गया। भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। साथ ही साथ है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है। तो वहीं विधानसभा में विपक्ष के हंगामे और बजट सत्र को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से खास बातचीत हुई। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन की। योगी सरकार का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वॉकआउट किया है। आरोप लगाया है कि राज्यपाल सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित एक अभिभाषण पढ़ रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर, आरोप लगाया है विपक्ष ने कि राज्यपाल का जो भाषण था वो राजनीति से प्रेरित था। असल विपक्ष क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं है। पूरे देश में महिलाओं के सम्मान की बात होती है, लेकिन विपक्ष ने जिस ढंग से महिला राज्यपाल का अपमान किया है बहुत ही दुखद है। हम उसकी निंदा करते हैं और विपक्ष को महिलाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब ऐसी स्थिति है तो उन्हें जरूर सुनना चाहिए था। और कोविड महामारी के बाद ये पहला सत्र है जो ठीक से हो रहा है। उन्होंने बहिष्कार करके प्रदेश की जनता का अपमान किया। सर, जिस तरीके से आरोप लगा रहे जनहित मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। आज भाषण था और उनको सुनना चाहिए था कोविड महामारी के बाद, और महिला राज्यपाल का अवश्य सुनना चाहिए था। उन्होंने प्रदेश की जनता का अपमान किया। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के भी काफी हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर कानून व्यवस्था को लेकर के? लेकिन अभी समय जब आएगा विधानसभा में इसका जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था गत सरकारों से कहीं बेहतर है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हमसे बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विगत जितनी भी सरकारें रही हैं उससे अच्छी कानून व्यवस्था योगी सरकार में है, और जब विपक्ष के नेता सवाल करेंगे तो सदन में हम उस बात का जवाब देंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर अवैध खनन घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। आपको बता रहे कि पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने सत्येंद्र समेत 10 लोगों का नामजद मुकदमा दर्ज किया है। छापे के दौरान परिजनों से मिले थे 4 करोड़ 48 लाख रुपए की जेवरात। जल्द हो सकती है सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त। तो छापे के दौरान परिजनों से अकूत संपत्ति जब्त की गई थी और जल्द यहां पर सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि खनन घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है और संपत्ति को जब्त करने के लिए शिकंजा कसा गया। पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया गया है। सीबीआई ने सत्येंद्र समेत 10 लोगों को नामजद किया था। तो छापे के दौरान परिजनों से 4 करोड़ 48 लाख रुपए के जेवरात मिले थे। जल्द यहां पर सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। खनन घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी पर सीबीआई ने शिकंजा कसा। लखनऊ से यह मामला, पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने सत्येंद्र समेत 10 लोगों को नामजद किया था। तो छापे के दौरान परिजनों से मिले थे 4 करोड़ 48 लाख रुपए के जेवरात और जल्द यहां पर सभी आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से आईएएस सत्येंद्र सिंह का नाम आया, उनके यहाँ छापा मारे, उनके कई संबंधियों के यहाँ छापे मारे गए और अकूत संपत्ति जब्त की गई। अब फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। किस तरह से अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और मुश्किलें उनके बढ़ेंगी? देखिए, सीधे तौर पे अब कहीं ना कहीं वर्चस्व रखने वाले जो अधिकारी थे संजय सिंह, अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ईडी ने शिकंजा कसा है। कौशाम्बी में डीएम रहने के दौरान अवैध बालू खनन में उनका भी नाम आया था और जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई की उसी रिपोर्ट को आधार बना करके ईडी ने जांच शुरू करी है। संजय के अलावा जो उनके परिजन हैं, उनके जो बैंक में लॉकर से लगभग 4 करोड़ 45 लाख रुपए के जेवरात वहां से बरामद हुए हैं और अब इनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी, ऐसा पूरा आसार है। क्योंकि जो इनसे पूर्व के आरोपी हैं जो सीबीआई की जांच में शामिल थे, उनके यहाँ पे कार्रवाई हुई है और अब इनके ऊपर भी कार्रवाई होना निश्चित है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। तो सीबीआई ने सत्येंद्र समेत 10 लोगों को नामजद किया था और सीबीआई ने सत्येंद्र समेत जिन 10 लोगों को जब्त किया है, उन सबकी संपत्ति भी जल्द ही जब्त की जा सकती है। खबर लखनऊ से, जहां पर पशुपालन विभाग में टेंडर घोटाले का यह मामला है। 50,000 का इनामी अमित उर्फ रिंकू मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ टीम ने नोएडा से ठग को गिरफ्तार किया। फर्जी टेंडर से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। लंबे समय से वांछित रिंकू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। तो एसटीएफ की टीम ने नोएडा से ठग को गिरफ्तार किया है। फर्जी टेंडर से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। फर्जी टेंडर से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा। लंबे समय से वांछित रिंकू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। खबर अब
नोएडा से है, जहां पर पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगा ली है। पति पत्नी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घरेलू कलह के चलते हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोएडा के सेक्टर 135 वाजिदपुर गांव की यह पूरी घटना है। देखिए, आज शाम में थाना एक्सप्रेसवे को सूचना मिली कि वजीदपुर गांव में किराए पर रहने वाले दंपति ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और वहां जाकर देखा गया तो ये गोपाल का मकान है और वहां पे लखनपुर निवासी संजय अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। और वहां पे जब हम लोग गए तो वहां पर उनकी डेड बॉडी पंखे से लटकी मिली और उनकी पत्नी की डेड बॉडी नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी और उनके गले पे चोट के निशान थे। मौके से ऐसा लगा कि पति संजय ने पहले अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या की हो और उसके बाद स्वयं पंखे से लटक कर के उसने अपनी जान दे दी। उसी जगह पर बगल के कमरे में उसका बेटा भी रहता है। उससे भी हम लोगों ने पूछताछ की, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगा कि दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं और मृतक संजय के द्वारा ये कदम संभवतः कुछ न कुछ पारिवारिक कारणों से ही उठाया गया है। बाकी हम लोग आसपास के लोगों से भी बहुत पूछताछ की है। मौके से जो एविडेंस मिले हैं उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। खबर लखनऊ से, जहां पर मदरसों में भी शुरू होंगी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं। प्रदेश के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों को आदेश दिया गया। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने दिया आदेश और सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जारी किए गए आदेश। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं की पढ़ाई 1 मार्च से शुरू करवाने की तैयारी है। तो मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह का आदेश है, सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को जारी किए गए आदेश। तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं की पढ़ाई 1 मार्च से शुरू करवाने की तैयारी की गई है। मदरसों में भी शुरू होंगी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं। तो यहीं छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। उन्नाव से खबर है, जहां पर निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय की छत गिरी है। मलबे में दबकर मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, घायल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफीपुर ब्लॉक के साहले नगर
कर्दी का ये पूरा मामला है और घायल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मासूम सामुदायिक शौचालय की छत गिरने की वजह से घायल हुआ है। सफेदपुर ब्लॉक के सालेह नगर करौंदी गांव का ये पूरा मामला है। उन्नाव का मामला, उन्नाव से खबर जहां पर सामुदायिक शौचालय की छत गिर गई और उस छत के गिरने की वजह से एक मासूम यहां पर घायल हो गया। तो सफीपुर ब्लॉक के सालेह नगर करौंदी गांव का पूरा मामला है। एक मासूम इसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। हमारा सुरक्षित। ये बताइए, यहाँ पे ये छत गिर गई है, जानकारी मिली है कि कोई बच्चा भी दब गया है? हाँ, दबा हमारे आगे ही दबा है। अच्छा, हम कितना? यहाँ पर आहिन, हम हूँ बच गए न दबे आहिन पहले तो वो छत पलट गया है। अच्छा, कितना बड़ा बच्चा है वो? 10 साल का है। क्या नाम है उसका? अंकुल। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कोई और नहीं आया, प्रधान और कोई इस तरह के? कोई प्रधान का लड़का आया है, प्रधान नहीं आया है। अरे बन तो बहुत दिन तक हम लोग बन नहीं पावा है। बन नहीं पाया। आज क्या घटना हुई है? अरे लौंडा छुटा गया है। ये देखो। हाँ। कैसे छुटा गया? अब सज्जा गिर पाए सर, हम तो यहाँ रहे नहीं। सज्जा गिर गया? हाँ। किसका लड़का था? रमेश का। अच्छा अच्छा, इस गांव का क्या नाम है? सालेह नगर करौंदी। सालेह नगर करौंदी। रमेश का कितना बड़ा बच्चा है, कै साल का है? अरे हुई अब शायद हुई 15 साल का लगी। तो क्या बच्चा यहाँ खेल रहा था? 10 साल का। 10 साल का है। हाँ। तो खेल रहा था यहाँ? खेल रहे थे। और बच्चे भी होंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कोई फिर देखने आया है? मंत्री आए गांव के? अब साहब हमारे आगे कोई नहीं आया। अच्छा, ग्राम प्रधान आए? अब साहब हमारे आगे नहीं आया कोई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर लुटेरों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। जी हां, चिकित्सक की पत्नी को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरे 4 लाख रुपए की नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। सीएसटी पट्टी में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पंकज कुमार के घर में ऐसा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बीवीपुर बाढ़ी गांव का एक पूरा मामला है। तो प्रतापगढ़ से खबर है, लुटेरों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। सीएसटी पट्टी के अंदर इमरजेंसी ड्यूटी पर थे डॉक्टर पंकज और पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बीवीपुर बाढ़ी गांव का ये मामला, जहां पर उनकी पत्नी से घर पर बंधक बनाकर 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो आगरा में दबंगों की दबंगई आई सामने। घर से बुलाकर दबंगों ने छात्र के साथ मारपीट की है। दबंगों के हमले से किसी तरह जान बचाकर भागा छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने 2 नामजद बदमाशों के खिलाफ शिकायत दी थी। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। बाहा थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर का ये पूरा मामला है। तो दबंगों के हमले से किसी तरह जान बचाकर भागा। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। छात्र को गंभीर रूप से घायल किया गया। परिजनों ने 2 नामजद बदमाशों के खिलाफ शिकायत दी। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से शातिर बदमाश पंकज घायल हो गया है। मौके से 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मंडी व्यापारी से लूटे थे लाख रुपए। नई मंडी थाना क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ हुई। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमरोहा में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। 5 वर्षीय मासूम की हत्या का यह मामला था। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद जागी अमरोहा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। अपहरणकर्ताओं ने की थी 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग। फिरौती नहीं मिलने पर बच्ची की हत्या कर दी गई थी। नौगावा सराद थाना इलाके के कांट बाईपास मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद अमरोहा पुलिस जागती हुई नजर आई। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण का पूरा मामला था। मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। नौगावा सरा थाना इलाके का कांट गांव का पूरा मामला था। फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पर बच्ची की हत्या कर दी गई थी। 30 लाख रुपए की फिरौती इस पूरे मामले में मांगी गई थी। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। 2 अपहरणकर्ताओं को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया। 5 वर्षीय बच्चे की हत्या करने का मामला। देखिए, आज सुबह नौगावा सादात के
बीलना गांव में मस्जिद की छत पर एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। उसी क्रम में पुलिस सक्रिय थी, कुछ संदिग्धों को उठाया गया था। मैं बता दूं कि अभी तक 2 अरेस्टिंग इसमें हो गई है। उसी में जो दूसरी अरेस्टिंग, जो मेन एक्यूज था, जिसका नाम है अराफात सन ऑफ शमशुद्दीन और नौगवा सादात कस्बे का ही रहने वाला है। उसकी सूचना थी कि इधर से मूवमेंट है। इस सूचना पर लोकल पुलिस सक्रिय थी। यहाँ पर चेकिंग ऑलरेडी चल रही थी। पुलिस को देखकर वो बाइक छोड़ के खेतों की तरफ भागा और पुलिस पर फायरिंग की। उसी क्रम में मुठभेड़ में उसकी अरेस्टिंग हुई है। जो एक्यूज़ड है उसको चोट आई है तो फर्स्ट एड के लिए तत्काल हॉस्पिटल रवाना करवा दिया गया है। देखिए, आज सुबह नौगवा सादात के बीलना गांव में मस्जिद की छत पर एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। उसी क्रम में पुलिस सक्रिय थी, कुछ संदिग्धों को उठाया गया था। मैं बता दूं कि अभी तक 2 अरेस्टिंग इसमें हो गई है। उसी में जो दूसरी अरेस्टिंग, जो मेन एक्यूज था, जिसका नाम है अराफात सन ऑफ शमशुद्दीन और नौगवा सादात कस्बे का ही रहने वाला है। उसकी सूचना थी कि इधर से मूवमेंट है। इस सूचना पर लोकल पुलिस सक्रिय थी। यहाँ पर चेकिंग ऑलरेडी। संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए, अभी और जानकारी उनसे कोई जुटाई गई है क्या पुलिस की तरफ से पूछताछ में? आपको बताता हूँ, ये मामला कल का है जहाँ मस्जिद पर बच्चे का सब बरामद हुआ था। 30 लाख फिरौती के लिए बच्चे की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने एक अपराधी को कल ही गिरफ्तार कर लिया था और रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी घायल हुआ है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है नोएडा से, जहां पर कंपनी चलाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। आपको बता दें कि आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाता था और लाखों की वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाकर ठगी करने वाला कंपनी मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा के अंदर साइबर क्राइम में तैनात 6 पुलिसकर्मियों पर 7 लाख की वसूली का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वसूली कांड के सभी आरोपी, सभी पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। तो आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। लाखों की वसूली का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वसूली कांड के सभी आरोपी, सभी पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी मालिक का मंजू चौहान को थाना PS3 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने 7 काम करने वाले 11 अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है। सभी आरोपियों की तलाश में छापेमारी पुलिस कर रही है। फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाकर ठगी करने का ये पूरा मामला था और कंपनी मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 लाख रुपए की ठगी का ये पूरा मामला था। आरोपी फर्जी कंपनी चलाता था। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, 7 लाख रुपए की ठगी वाला जो मामला था कंपनी का, उसमें मालिक फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ में क्या जानकारी जुटाई गई है? देखिए, 7 लाख रुपए की जो वसूली कांड का जो मामला था, जिसमें साइबर साहब की पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई थी और जिसमें एक सिपाही समिति एक युवक को प्राइवेट युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। इसमें पूरे मामले में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था और जो शिकायत करता था, जो फाइनेंस कंपनी, जो फर्जी कंपनी चला रहा था, उसकी भी पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद उस फर्जी मालिक को भी उस समय गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इसको भी जेल भेज दिया। इसमें इसके साथ में जो कंपनी के अंदर काम करने वाले 11 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनकी भी जल्दी, पुलिस का साफ कहना है कि जल्दी छापेमारी कर उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और जल्दी आरोपियों को भी, औरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं CP आलोक सिंह द्वारा जो पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी करने के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उन्हें बर्खास्त की भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं रायबरेली के छात्र ने पेश की मिसाल, गरीबी को मात देकर छात्र ने पास की UPSC की परीक्षा। शिवम सिंह ने UPSC में हासिल की 38वीं रैंक। SDM पद के लिए चयनित हुआ छात्र। बेटी के सिलेक्शन से परिवार में खुशी की लहर। रायबरेली के प्रगतिपुरम में रहने वाले छात्र ने मिसाल पेश की है। छात्र शिवम सिंह ने UPSC की परीक्षा में 38वीं रैंक हासिल की। आपको ये भी बता दें कि गरीबी में पले बड़े छात्र ने दिन रात मेहनत करके परिवार का नाम रोशन किया और अब छात्र को SDM पद के लिए चयनित किया गया। बेटे के सिलेक्शन से परिवार में खुशी का माहौल है।
मेरा नाम राम नरेश सिंह है। वैसे यहाँ पप्पू के नाम से लोग जानते हैं। विकास भवन के पास मेरी स्टेशनरी की छोटी सी दुकान है। मैं यहीं से जो है प्रगतिपुरम में घर है हमारा, और छोटा सा घर है। बस यही दोनों लोग हैं हमारे, शिवम और शुभम। ये दोनों लोग पढ़े हैं। आज इनको जो है पहले अटेम्प्ट में इनको जो है PCS डिप्टी कलेक्टर का पद मिल गया है। बस सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही है कि सब लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई लिखाई करें, बढ़िया अच्छे से रहें। बस मेरा क्या है। एक छोटे से व्यवसाय से आपने शुरुआत की और बेटा आज इस मुकाम में पहुंचा, तो आपको किस तरह से आज अनुभव लग रहा है? किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग पहले अटेम्प्ट में आ गए। शुरू से हमारी सोच रही कि बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से रहें, तो इन लोगों ने मेरा साथ दिया, हमने इनका पूरा सहयोग करा। ठीक है, रिजल्ट मिल गया। बीच में आर्थिक स्थिति के तौर पे अगर देखा है, किस तरह से आप लोगों ने जो है? हाँ, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए आज की 2 महीने बाद 4 महीने बाद हमें लगभग इतने पैसे की इनको ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से हम सोच के रखते हैं कि हाँ लगभग इतने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके आसपास हम पहुँच जाया करते हैं। अब ज़रूरत है तो इनको ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत, तो उसी हिसाब से